Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 14 स्पेशल टेस्टों की जो सीरीज चल रही है उसमें टेस्ट नंबर 14 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। शानदार रीड की सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें साथियों। तो शुरू करते हैं इस टेस्ट को, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपका प्रथम क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औषधीय मानसिक क्रिया, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना और उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रिया। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रतिभाशाली बच्चों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो बिल्कुल ये आपका दूसरा विकल्प सही है, निम्न औषधीय मानसिक क्रिया। भाई प्रतिभाशाली बालक है तो निम्न मानसिक क्रिया थोड़ी हो सकती है उसकी, इसलिए आपका जो ये दूसरा वाला विकल्प है ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे साथियों। आपका सेकंड प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद और वैयक्तिकतावाद। तो देखिए, बालक का चिंतन जिसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, शायद ये प्रश्न मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, तो साथियों इसका सही आंसर है वैयक्तिकतावाद के द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। बालक के चिंतन में आत्मकेंद्रिता पाई जाती है, सजीवतावाद पाया जाता है और यथार्थवाद भी पाया जाता है, लेकिन वैयक्तिकतावाद नहीं पाया जाता है। इसलिए आपका जो प्रश्न सेकंड में चौथा विकल्प है मित्रों, वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 3 आपके आता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षा, अंतर्निहित संभावित दंड। देखिए, इसका सही आंसर आपको बताना है, प्रश्न को समझना है और फिर इसका आंसर देना है आपको। तो साथियों देखिए, चौथा विकल्प इसका सही है, अंतर्निहित संभावित दंड। ये यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर की बात कर रहा है, मतलब आपके जो प्रथम स्टेज होती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बालक में हालांकि कोई नैतिकता विशेष पाई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर वो कोई नैतिक निर्णय लेता है तो वो किसके प्रभाव से लेता है? क्योंकि अगर वो कोई गलत कार्य करेगा तो उसे संभावित दंड की अपेक्षा होती है। उसको लगता है कि यार अगर मैं ऐसा गलत कार्य करूँगा तो मेरे माता पिता या जो गुरुजी या फिर जो बड़े व्यक्ति हैं वो हमें दंडित करेंगे, दंड देंगे हमें। तो साथियों इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही है, अंतर्निहित संभावित दंड। इसके कारण ही बालक पूर्व परंपरागत स्तर पर नैतिक निर्णय लेता है। प्रश्न 4 पे चलते हैं मित्रों। आपका चौथा प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट तो बहुत ही है। समूह शिक्षण है। समूह शिक्षण का मतलब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय, स्कूल में शिक्षकों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। देखिए मित्रों, टीम टीचिंग या समूह शिक्षण का मतलब होता है कि जो संसाधन होते हैं, रुचि व विशेषता का इष्टतम मतलब सबसे अच्छा उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा जब शिक्षण कराया जाता है तो उसको ही समूह शिक्षण के नाम से जाना जाता है। ओनली आपका प्रथम विकल्प ही यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 आता है आपके, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो उस कथन का चयन कीजिए जो बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। आपका प्रथम है विकल्प, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं।
विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं और सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका विकल्प 3 कि विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है साथियों ये एक समान गति की, ये जो शब्द है ना कि एक समान गति से, ऐसा नहीं है कि विकास और अधिगम बिल्कुल एक समान गति से आगे बढ़े, उनमें अंतर हो सकता है। इसलिए ये कथन गलत है और तीसरा ही विकल्प सही है। बाकी प्रथम विकल्प, दूसरा विकल्प, चौथा विकल्प ये तो बाल विकास के सिद्धांत है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न 6, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना और दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो साथियों देखिए एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सके, क्योंकि अधिगम ही तो सबसे मेन लक्ष्य होता है और वो अधिगम ज़्यादा कब होगा जब विद्यार्थी अभिप्रेरित होगा। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न 7, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। सीखने के संदर्भ में असत्य कथन यहाँ पर आपको देखना है। विकल्प 1 है बच्चे तब सीखते हैं जब वह संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहते हैं, या बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, या बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। किस प्रश्न के विषय में, सीखने वाले जो प्रश्न है ना आपके, तो इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे सिर्फ कक्षा में थोड़ी सीखते हैं, वो तो कक्षा के बाहर खेल के मैदान में भी सीखते हैं, वो तो अपने घर परिवार में भी सीखते हैं, समाज में भी सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। ये कथन गलत है। बाकी ये सही है कि बच्चे संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहते हैं जब सीखते हैं, अनेक प्रकार से सीख सकते हैं, वो स्वाभाविक रूप से जब प्रेरित होते हैं तब सीखते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है ये इस विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और आध्यात्मिक। तो देखिए आपके आध्यात्मिक ऐसा कोई अधिगम का क्षेत्र नहीं होता है, संज्ञान, भाव और क्रिया तो होती है साथियों। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 8 में वो इसका सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, शैशव काल की अवधि कितनी है। देखिए शैशव काल की आपसे पूछा है। विकल्प है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष। तो साथियों देखिए शैशवावस्था की अवधि तो 0 से लेकर 5 या 6 वर्ष की होती है, लेकिन शैशव काल की अवधि होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष, जहाँ पर उसकी शारीरिक और मानसिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। मित्रों अगला प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 10। कमेंट जरूर करके जाए प्रश्न कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। साथियों बिल्कुल आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी आप कर सकते हो। प्रश्न 10, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा मतलब वर्तमान में जो अपने अवधारणा है किसी भी विषय वस्तु के प्रति में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता और अनुकूलन। तो साथियों देखिए आपके सामने नवीन जानकारी है, उसको आपने पुरानी जानकारी में शामिल किया और पुरानी जानकारी को चेंजेस किया, तो इसको आप कहोगे आत्मसातकरण। किस नाम से जाना जाता है इसको? आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है साथियों, उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती है। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न 11, आपके 11वां प्रश्न आता है,
समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलनी चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलनी चाहिए, या परिवेश परिवार के अनुरूप बदलनी चाहिए, या बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए, या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। तो साथियों, जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो कहती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। मतलब जिस व्यवस्था में बच्चा सीख सके, ठीक है, उस वैसी ही व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में मित्रों। अगला प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न आपके आता है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है। कमजोर वर्ग का बालक का सीधा सा क्या मतलब निकलता है? ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम हो, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हो, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं, अथवा ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। साथियों, कमजोर वर्ग का जो बालक है उसका सीधा सा मतलब है कि जो अभिभावक होते हैं, जो माता पिता, उनके जो बालक है अगर वो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं तो फिर उसको कमजोर वर्ग के बालक गवर्नमेंट मानती है। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में बिल्कुल करेक्ट है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 13, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चौथा विकल्प तो आपके बाहर निकल गए, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो निशक्त बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए समावेशित शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 13 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 14, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। बालक की प्रेरणाएं, बालकों की संवेगों से मुक्ति, विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व और स्वाध्याय की आदतें। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बालक की प्रेरणाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रेरणा सबसे ज़्यादा अधिगम को प्रभावित करती है। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। अगर बालक प्रेरित रहेगा तो वो बिल्कुल उस कार्य को जरूर करेगा, तन मन से उस कार्य को करेगा पूर्ण निष्ठा के साथ। प्रथम विकल्प सही है साथियों। जो बालक की प्रेरणा है ये शैक्षिक उपलब्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं साथियों, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो अगर अच्छा लगता है तो। किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि भाई बालक ने कोई ज्ञान अर्जित किया है तो उसका मतलब क्या होता है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, वह अपने ज्ञान को भली भांति समझता है, उसने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है और उसने ज्ञान को भली भांति समझ लिया है। तो साथियों, कोई बालक अगर ज्ञान को अर्जित कर लिया है और उस पर उसका पूर्ण अधिकार है तो इसका प्रमाण ये होता है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 15 में। तो साथियों, ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। कुछ ही समय बाद हिंदी शिक्षण विधियों का जो टेस्ट नंबर 17 है, 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चला रखी है, उसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।